नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम के बलून में लगी आग, गांधी सागर में हॉट एयर बलून बैठते ही हुआ हादसा। अफीम नीति पर बड़ी खबर, 1995-96 के बाद इन किसानों को मिलेगा अफीम का लाइसेंस। सांसद सुधीर गुप्ता ने की नीमच टुडे से खास बात। विश्व पर्यटन रूप के रूप में उभरेगा गांधी सागर, बुद्ध की गुफाओं को देखने आएंगे विश्व पर्यटक। सांसद सुधीर गुप्ता के प्रयास ला रहे हैं रंग। भगाना ओवरब्रिज को लेकर क्षेत्रवासियों ने विधायक दिलीप सिंह परिहार को सौंपा ज्ञापन, समाधान का मिला आश्वासन। नेशनल लोक अदालत दिवस पर नीमच में राजस्व मामले का समाधान, 150 लोगों का टारगेट। नीमच में 2 दिवसीय सिकल सेल कॉन्फ्रेंस, 180 बच्चों की निःशुल्क जांच। नमस्कार नीमच, बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस बलून में सवार होकर गांधी सागर की वादियों का लुत्फ उठाने वाले थे, उस बलून में अचानक आग लग गई। जी हां, यह हादसा सुबह हुआ जिस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद सुधीर गुप्ता, साथ ही गरुड़ भानपुरा के विधायक चंद्र सिंह, ये सभी एयर हॉट बलून में सवार हुए और उसे स्टार्ट करने के लिए जैसे ही आग लगाई गई तो वह आग बलून के निचले हिस्से में लग गई और ऐसी स्थिति में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आग को बुझा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री एयर बलून से उड़ नहीं पाए क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का रुख था, जिसके चलते बलून नहीं उड़ पाया। और आग लगने की घटना को लेकर एक बड़ी खबर बनी है। इसको लेकर तमाम तरह के कयास और अफवाहें शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने इस बात का खंडन भी किया है कि आग नहीं लगी है, लेकिन कुछ फोटो और वीडियो जो सामने आए हैं जिसमें आग लगने की स्थिति बताई जा रही है कि बलून में आग लगी है, लेकिन प्रशासन इन दावों से नकार रहा है। अब यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि आग क्या बलून में लगी थी या जो बलून का जो स्टार्ट करने के दौरान यह हादसा हुआ वह कैसे हुआ। इन तमाम सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री इस एयर बलून से उड़ नहीं पाए। मध्य प्रदेश के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में नाइट हाल्ट के बाद शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉट बैलून में सवार हुए, लेकिन हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने से बैलून नहीं उड़ सका। इस दौरान उसके निचले हिस्से में आग लग गई, जिसे वहां मौजूद कर्मचारियों ने बुझाया। दूसरी ओर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिस ट्रॉली में सवार थे उसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने संभाले रखा, जिससे डॉक्टर यादव सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम को गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में गांधी सागर फेस्टिवल के 4थे संस्करण की शुरुआत की थी। रात में वे रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में ही रुके थे। उन्होंने क्रूज पर सवार होकर चंबल डैम के बैंक वाटर एरिया घूमा। शनिवार सुबह वे रिट्रीट पहुंचे, यहां बोटिंग का लुत्फ उठाया। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अफीम नीति की। जैसा कि बीती रात को अफीम नीति घोषित हो गई थी और अफीम नीति घोषित होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अफीम नीति क्या होगी, किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, कितने पट्टे कटेंगे और कितने पट्टे बने रहेंगे और क्या मार्केट की मात्रा रहेगी, सीपीएस सिस्टम का क्या होगा, चिराई वाले पट्टों का क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं और इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने। यहाँ गांधी सागर में फॉरेस्ट रिट्रीट के शुभारंभ अवसर पर हमसे सांसद सुधीर गुप्ता ने चर्चा की और हर मुद्दे पर उन्होंने बात की और बताया कि इस बार की जो अफीम नीति बनी है वह किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज, इस साल किसी भी किसान के पट्टे नहीं कट रहे हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि जो पट्टे सीपीएस सिस्टम के तहत कम डोडा देने वाले किसान हैं, उनके पट्टे होल्ड किए जाएंगे, उन्हें अगली बार अवसर दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि एनडीपीएस एक्ट के जो 200 किसान हैं उनको भी इस बार अफीम का लाइसेंस मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 1995-96 के बाद जो पट्टे दिए गए थे और जिन किसानों के पट्टे कट गए थे वे सालों से अफीम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इस बार अफीम की खेती करने का मौका मिलेगा। निर्धारित मापदंडों के अनुसार वे अफीम की खेती कर सकेंगे। गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के व्यस्तता के बीच सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और नीमच टुडे के हर सवाल का दिया जवाब।
तो देखें आप यह इंटरव्यू। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम पहुंचे गांधी सागर, जहां पर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ होने वाला है और हमारे बीच है सांसद सुधीर जी गुप्ता, जो कि आज अफीम नीति को लेकर आपने मंदसौर में बयान जारी किया। आइए जानते किस तरह से अफीम नीति बनी। भाई साहब, जैसा कि दावा किया जा रहा था कि इस बार अफीम किसानों के पट्टे नहीं कटेंगे और अफीम किसानों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी, क्या रहा इसमें पूरा? देखिए, एक बात है, ये क्रमशः प्रयास है जी, और हम इस प्रयास को लगातार आगे ही बढ़ा रहे हैं जी, पीछे आने का कोई क्रम नहीं हुआ है। जी, हमारा टारगेट है वो हम अचीव करेंगे और इसीलिए उसको अचीव करने के लिए क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ने का संकल्प लिया हुआ है, ताकि एक बार संपूर्ण रूप से सभी भाइयों का, जिनका मन में इच्छा है, जो इस अफीम फसल से लंबे समय से पहले जुड़े रहे और 20-25 सालों में विसंगतियों के कारण दूर रहे, तो हमारा प्रयास है कि इस बार जुड़े। लेकिन इस बार ये मांग थी कि अधिकांश लोगों के मन में था कि लूनी चिरनी की पद्धति से इन्हें जोड़ा जाए। तो जिन्होंने सीपीएस पद्धति में औसत दे दिया, अच्छा, जिन्होंने 900 किलो प्रति हेक्टर का औसत दे दिया, वो सारे के सारे लोग, एक भी नहीं रुका है, सभी को लूनी चिरनी से जोड़ दिया गया है। जिन लोगों ने 800 किलो प्रति हेक्टर से कम का औसत दिया, उनके पट्टे डिडक्ट हुए हैं, मगर उन्हें पट्टे डिडक्ट तो हुए इस बार के, इसी वर्ष के लिए। अगले वर्ष हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें फिर से हम जुड़वा देंगे। तो इस बार वो लोग खेती नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिन्होंने 800 किलो से कम दिया है वो खेती इस बार नहीं कर पाएंगे जी, और इसीलिए अगले वर्षों में वो जुड़ेंगे। और हमारा ये प्रयास लगातार रहा है कि लोगों को अच्छा अवसर मिले। एनडीपीएस एक्ट में जो लोग जुड़े हुए हैं, फंसे हुए रहे हैं और वो मुक्त हो गए हैं, ऐसे सब लोगों को भी अफीम फसल बोने का इस बार चांस मिलेगा। 95-96 के बाद जो किसान भाई, अफीम पट्टा प्राप्त तो हो गया था लेकिन बो नहीं पाए या बोने का इच्छा नहीं था, उन सबको भी एक बार चांस मिलेगा कि 95-96 के बाद, यानी मोटा 30 साल में कोई चूक भूल हुई हो, वो लोग भी अभी इसमें से अपने आप को वापस लाइसेंसी किसान बना पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार सभी के लिए आनंद की खबर है। समय से पूर्व, अभी तो 15 सितंबर आया ही नहीं है, इससे पूर्व ही अफीम पॉलिसी जारी होगी। जी। एक और आपने बताया कि ये क्राइटेरिया कुछ 95 से 96 के बाद क्या क्राइटेरिया रहेगा, कुछ क्लियर नहीं आया। 95-96 के बाद हमारे जो किसान भाई, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं राजेश दीक्षित जी, ये लगातार कहते रहते थे कि साहब जो भूल चूक में रह गया है उसको जोड़ दो। तो इनकी भी आवाज रही कि 95-96 लेने की इच्छा नहीं रही होगी, घर में पानी नहीं होगा, कोई समस्या रही होगी, तो ऐसे सब लोग 95-96 के बाद, यानी इन 30 वर्षों के अंदर जिन्होंने पट्टा न प्राप्त किया है, तो ये खोया पाया विभाग है, वो पट्टे वापस। कल्टीवेटर की संख्या कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, संख्या बढ़ना अभी विषय नहीं है। संख्या बढ़ने का विषय क्रमशः आता रहता है। जिन सालों में संख्या बढ़ने का विषय रहता है, उन सालों में हम संख्या बढ़ने की बात करते हैं। इस साल बात थी कि चीरा पद्धति को विकसित करना, सब लोगों की बात यही थी, जनता भी यही कह रही थी और पत्रकार भाई भी यही कह रहे थे। तो हमने कहा कि पत्रकार भाई रोज कहते हैं, तो कुछ इस बार एक मान ली जाए। और ही कम कर दिया गया, मतलब सीपीएस वालों का 5 और चिराई लुनाई वालों का 10। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले वर्षों में वो फिर से अपने, इसका एक कारण ये था भाई साहब, और हम वापस से सरकार को स्मरण कराएंगे। इसका होगा तो हम कुछ चीजें और रह गई है। इसका कारण ये तो नहीं कि अपने हेक्टर इसका इसलिए कम किया क्योंकि भारी मात्रा में जो डोडा है वो भरा हुआ पड़ा पिछले 4-5 सालों का, जब से सीपीएस सिस्टम लागू हुआ है, तो उसकी खपत नहीं हो पा रही, नई फैक्ट्री शुरू नहीं हो पा रही। तकनीकी कारणों से, चूंकि फॉरेस्ट से लैंड के इश्यूज थे, वो इशू क्लियर हुए हैं और अब हम समझते हैं कि इस साल फैक्ट्री अपनी पोजीशन पर आएगी, तो हम सब क्योंकि जो चीजें लेकर आए हैं वो अपने मूल पर खड़ी रहेगी और हम दुनिया के सबसे बेहतरीन अफीम उत्पादन करता देश बनने के लिए आगे। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अफीम नीति की। जैसा कि बीती रात को अफीम नीति घोषित हो गई थी और अफीम नीति घोषित होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अफीम नीति क्या होगी, किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, कितने पट्टे कटेंगे और कितने पट्टे बने रहेंगे और क्या मार्केट की मात्रा रहेगी, सीपीएस सिस्टम का क्या होगा, चिराई वाले पट्टों का क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं और इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने। यहाँ गांधी सागर में फॉरेस्ट ट्रेड के शुभारंभ अवसर पर हमसे सांसद सुधीर गुप्ता ने चर्चा की और हर मुद्दे पर उन्होंने बात की और बताया कि इस बार की जो अफीम नीति बनी है
वह किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज, इस साल किसी भी किसान के पट्टे नहीं कट रहे हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि जो पट्टे सीपीएस सिस्टम के तहत कम डोडा देने वाले किसान हैं, उनके पट्टे होल्ड किए जाएंगे, उन्हें अगली बार अवसर दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि एनडीपीएस एक्ट के जो 200 किसान हैं, उनको भी इस बार अफीम का लाइसेंस मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 1995-96 के बाद जो पट्टे दिए गए थे और जिन किसानों के पट्टे कट गए थे, वे सालों से अफीम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इस बार अफीम की खेती करने का मौका मिलेगा। निर्धारित मापदंडों के अनुसार वे अफीम की खेती कर सकेंगे। गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के व्यस्तता के बीच सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और नीमच टुडे के हर सवाल का दिया जवाब। तो देखें आप यह इंटरव्यू। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम पहुंचे गांधी सागर, जहां पर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ होने वाला है और हमारे बीच है सांसद सुधीर जी गुप्ता, जो कि आज अफीम नीति को लेकर आपने मंदसौर में बयान जारी किया। आइए जानते किस तरह से अफीम नीति बनी। भाई साहब, जैसा कि दावा किया जा रहा था कि इस बार अफीम किसानों के पट्टे नहीं कटेंगे और अफीम किसानों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी, क्या रहा इसमें पूरा? देखिए, एक बात है, ये क्रमशः प्रयास है जी, और हम इस प्रयास को लगातार आगे ही बढ़ा रहे हैं जी, पीछे आने का कोई क्रम नहीं हुआ है। जी, हमारा टारगेट है वो हम अचीव करेंगे और इसीलिए उसको अचीव करने के लिए क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ने का संकल्प लिया हुआ है, ताकि एक बार संपूर्ण रूप से सभी भाइयों का, जिनका मन में इच्छा है, जो इस अफीम फसल से लंबे समय से पहले जुड़े रहे और 20-25 सालों में विसंगतियों के कारण दूर रहे, तो हमारा प्रयास है कि इस बार जुड़े। लेकिन इस बार ये मांग थी कि अधिकांश लोगों के मन में था कि लूनी चिरनी की पद्धति से इन्हें जोड़ा जाए। तो जिन्होंने सीपीएस पद्धति में औसत दे दिया, अच्छा, जिन्होंने 900 किलो प्रति हेक्टर का औसत दे दिया, वो सारे के सारे लोग, एक भी नहीं रुका है, सभी को लूनी चिरनी से जोड़ दिया गया है। जिन लोगों ने 800 किलो प्रति हेक्टर से कम का औसत दिया, उनके पट्टे डिडक्ट हुए हैं, मगर उन्हें पट्टे डिडक्ट तो हुए इस बार के, इसी वर्ष के लिए। अगले वर्ष हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें फिर से हम जुड़वा देंगे। तो इस बार वो लोग खेती नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिन्होंने 800 किलो से कम दिया है वो खेती इस बार नहीं कर पाएंगे जी, और इसीलिए अगले वर्षों में वो जुड़ेंगे। और हमारा ये प्रयास लगातार रहा है कि लोगों को अच्छा अवसर मिले। एनडीपीएस एक्ट में जो लोग जुड़े हुए हैं, फंसे हुए रहे हैं और वो मुक्त हो गए हैं, ऐसे सब लोगों को भी अफीम फसल बोने का इस बार चांस मिलेगा। 95-96 के बाद जो किसान भाई, अफीम पट्टा प्राप्त तो हो गया था लेकिन बो नहीं पाए या बोने का इच्छा नहीं था, उन सबको भी एक बार चांस मिलेगा कि 95-96 के बाद, यानी मोटा 30 साल में कोई चूक भूल हुई हो, वो लोग भी अभी इसमें से अपने आप को वापस लाइसेंसी किसान बना पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार सभी के लिए आनंद की खबर है। समय से पूर्व, अभी तो 15 सितंबर आया ही नहीं है, इससे पूर्व ही अफीम पॉलिसी जारी होगी। जी, एक और आपने बताया कि ये क्राइटेरिया कुछ 95 से 96 के बाद का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कुछ क्लियर नहीं आया। 95-96 के बाद हमारे जो किसान भाई, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं राजेश दीक्षित जी, ये लगातार कहते रहते थे कि साहब जो भूल चूक में रह गया है उसको जोड़ दो। तो इनकी भी आवाज रही कि 95-96 लेने की इच्छा नहीं रही होगी, घर में पानी नहीं होगा, कोई समस्या रही होगी, तो ऐसे सब लोग 95-96 के बाद, यानी इन 30 वर्षों के अंदर जिन्होंने पट्टा न प्राप्त किया है, तो ये खोया पाया विभाग है, वो पट्टे वापस। कल्टीवेटर की संख्या कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, संख्या बढ़ना अभी विषय नहीं है। संख्या बढ़ने का विषय क्रमशः आता रहता है। जिन सालों में संख्या बढ़ने का विषय रहता है, उन सालों में हम संख्या बढ़ने की बात करते हैं। इस साल बात थी कि चीरा पद्धति को विकसित करना, सब लोगों की बात यही थी, जनता भी यही कह रही थी और पत्रकार भाई भी यही कह रहे थे। तो हमने कहा कि पत्रकार भाई रोज कहते हैं, तो कुछ इस बार एक मान ली जाए। और ही कम कर दिया गया, मतलब सीपीएस वालों का 5 और चिराई लुनाई वालों का 10। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले वर्षों में वो फिर से अपने, इसका एक कारण ये था भाई साहब, और हम वापस से सरकार को स्मरण कराएंगे। इसका होगा तो हम कुछ चीजें और रह गई है। इसका कारण ये तो नहीं कि अपने हेक्टर इसका इसलिए कम किया क्योंकि भारी मात्रा में जो डोडा है वो भरा हुआ पड़ा पिछले 4-5 सालों का, जब से सीपीएस सिस्टम लागू हुआ है।
तो उसकी खपत नहीं हो पा रही, नई फैक्ट्री शुरू नहीं हो पा रही। नहीं, कोई भी तकनीकी कारणों से, चूंकि फॉरेस्ट से लैंड के इश्यूज थे, वो इशू क्लियर हुए हैं और अब हम समझते हैं कि इस साल फैक्ट्री अपनी पोजीशन पर आएगी, तो हम सब क्योंकि जो चीजें लेकर आए हैं वो अपने मूल पर खड़ी रहेगी और हम दुनिया के सबसे बेहतरीन अफीम उत्पादनकर्ता देश बनने के लिए आगे हैं। बघाना ओवरब्रिज निर्माण को लेकर वर्षों से लंबित मांग पर एक बार फिर जन आक्रोश सामने आया है। 13 सितंबर को क्षेत्रवासियों ने विधायक दिलीप सिंह परिहार को ज्ञापन सौंपकर कार्यक्षेत्र शुरू करने की मांग की। बघाना क्षेत्र में प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर जन भावनाओं में एक बार फिर उबाल देखने को मिला। दिनांक 13 सितंबर को सर्वधर्म बघाना वासियों ने विधायक दिलीप सिंह परिहार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य उचित स्थान पर शीघ्र प्रारंभ किया जाए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह कार्य पूर्व में शुरू होने की स्थिति में था, किंतु कुछ बाहरी तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न कर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया, जिससे जनता की वर्षों पुरानी मांग अधूरी रह गई। इस अवसर पर वार्ड पार्षद शशि कल्याणी और पार्षद नीरज अहीर भी मौजूद रहे। उन्होंने विधायक के समक्ष क्षेत्रवासियों की ओर से मांग रखी कि ओवरब्रिज का निर्माण जनहित में सही स्थान पर और बिना किसी बाधा के जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। सौर समाज बघाना वासी सभी एक साथ आकर एक साथ विधायक जी, माननीय विधायक जी से मिले और विधायक जी ने जो हमें आश्वासन दिया है वो सही है। जो ओवरब्रिज की डिजाइन हुई है उसी ड्राइंग पर ओवरब्रिज बनेगा, इसलिए हम माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और सर्व समाज बघाना की तरफ से ज्ञापन दिया गया और उसमें माननीय विधायक जी ने जो कहा कि वही डिजाइन बनेगी, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विदित है, आज हम सर्व समाज बघाना नीमच के तत्वाधान में हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परिहार को एक ज्ञापन देने आए। ज्ञापन इस प्रकार से है कि अभी कुछ दिन पूर्व हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो रहा था कि बघाना के लिए जो ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है या उसको निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसको लेके कुछ रहवासियों द्वारा, स्टेशन रोड के कुछ रहवासियों द्वारा असहमति जताई या आपत्ति जताई थी, जिसका हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञान हुआ। उसको लेके हम बघाना वासी, बघाना चूँकि वर्तमान में 50,000 जनसंख्या का क्षेत्र है और नीमच नगर का जो उपनगर है एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध उपनगर है बघाना में वर्तमान में 50,000 की जनसंख्या है। बघाना से कम राजस्थान और अन्य 50 गांव सीधे कनेक्टिविटी में, तो उनको जो रेलवे क्रॉसिंग पे जो समस्या आती थी, जो कई सालों से हम उस समस्या से जूझ रहे हैं, जाम का वहाँ पर काफ़ी बोलबाला रहता है। यदि कोई ट्रेन आती है तो वहाँ पर बच्चों के साथ साथ व्यापारी गण के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं जो हैं, जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, वो भी जाम के कारण अटक जाती थी और कई लोगों को जान और माल का नुकसान होता था। उसको दृष्टिगत रखते हुए निरंतर हमारे द्वारा हमारी सरकार से मांग की गई और सरकार, चूँकि जो विकासवादी सोच वाली सरकार है भाजपा, उन्होंने बघाना वासी की मांग को जायज़ ठहराते हुए हमारी तरफ देखा और विकास की सौगात देते हुए बघाना में ओवरब्रिज के निर्माण को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई, जिसको कुछ कतिपय व्यक्तियों द्वारा असहमति जताई थी। उस असहमति को दरकिनार करते हुए और बघाना ओवरब्रिज का निर्माण तुरंत शीघ्रता से करने के लिए आज हम सर्व समाज बघाना नीमच के तत्वाधान में माननीय विधायक से मिले, जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि ये जो ओवरब्रिज का निर्माण जो हो रहा है, इसमें रेलवे के इंजीनियर, हमारे सेतु निगम के इंजीनियर, उनके द्वारा ड्राइंग और डिज़ाइन इस प्रकार की बनाई है कि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी के लिए अनुकूल वो ब्रिज रहे। और जैसा कि हमारे विधायक साहब ने बताया, यदि ओवरब्रिज बनता भी है तो उससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। अप्रोच ब्रिज के नीचे अप्रोच रोड, सर्विस रोड वैसी की वैसी बनी रहेगी, इसी से किसी को कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। उस संबंध में आज हम माननीय विधायक से मिले। इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने उपस्थित जन समूह को आश्वस्त करते हुए बताया कि रेलवे और सेतु निगम के इंजीनियरों द्वारा ओवरब्रिज का एक नया डिजाइन तैयार किया गया है। इस डिजाइन में विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी भी दुकानदार या रहवासी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आज बघाना वासी अपनी समस्या लेकर आए हैं और हम शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। आपने देखा होगा, लंबे समय से हम लोग ओवरब्रिज के लिए जनता मांग कर रही थी और उस मांग को पूरी करने के लिए कोरोना काल में भी जब राजेश जी कलेक्टर थे तब हम लोग लगे। माननीय और मुख्यमंत्री जी से उस समय भी चर्चा करी। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे सकारात्मक मुख्यमंत्री है, वो लगातार विकास के काम को दे रहे हैं। उनने बजट में इसको स्वीकृत किया है। इसके एक ड्राइंग बना था पहले, उस ड्राइंग को पीछे की तरफ से लिया था कालका माता मंदिर की यहाँ से, मगर उसमें कर्व आने की वजह से एक्सीडेंट की बहुत संभावना है। और अभी भोपाल में आपने देखा होगा कि इस कर्व की वजह से कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि किसी की भी जान जाती है तो जवाबदारी इंजीनियर की होती है। तो अभी जो रेलवे के और सेतु निगम के इंजीनियरों ने बैठकर एक नया डिजाइन किया है,
उनने मुझे भी अवगत नहीं कराया था, पर मैंने उनसे बात करी तो उनने कहा हम आपको अवगत नहीं करा पाएंगे, मगर ये सर्वे सही है। और अगर ये सर्वे, इस मामले में हमारा काम है मंजूर कराना, और सर्वे सही है तो वहाँ बनना चाहिए। बगाने वाले लोग, निवासियों की भी मांग है और उनकी समस्या अगर कुछ वो है तो ब्रिज तो ऊपर बनेगा। किसी दुकानदार को अगर छोटी मोटी कोई समस्या आ रही होगी तो हम उसको लंबाई बढ़ाकर उसका भी निदान करने का काम करेंगे, क्योंकि सभी के हित में हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही विकास के काम कर रहे हैं। और आज देख लो कि अभी हम जब भोपाल जाते हैं तो जहाँ वो आता है अपने बेरागढ़, वो बेरागढ़ में भी बहुत बड़ा ब्रिज बना है। जैसे ये हिंगोरिया हमने फाटक पे ब्रिज बनाया, ये भी ब्रिज जो बना है उसके दो ही तरफ सड़क होती है जिससे मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ भी जो ब्रिज बनेगा उसके दो ही तरफ सड़क देंगे। और आज बघाना वासी आए कि ब्रिज बनना चाहिए, तो हमारी जिलाधीश महोदय, हमारे सांसद जी, विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी और सेतु निगम के इंजीनियर, हम सब बैठ कर देखेंगे कि जो लीगल है उसका काम जल्दी से जल्दी नवरात्रि में चालू करे, जिससे लोगों को सौगात मिले। ज्ञापन सौंपने वालों में रामलाल, दिलीप बुलानी, प्रभुदयाल कैलाश, गौरव, विजय, हेमंत, कपिल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नेशनल लोक अदालत दिवस के अवसर पर नीमच में राजस्व मामलों के त्वरित समाधान के लिए विशेष पहल की गई। लोक अदालत के माध्यम से टैक्स संबंधित मामलों में राहत देने और आपसी सहमति से निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने लगभग 150 मामलों के समाधान का लक्ष्य तय किया है। नीमच 13 सितंबर आज नेशनल लोक अदालत दिवस के अवसर पर नीमच में आयोजित लोक अदालत के राजस्व मामलों में त्वरित समाधान हेतु विशेष पहल की गई। इस अवसर पर टेकचंद बुनकर राजस्व अधिकारी नीमच ने जानकारी दी कि शासन के निर्देशानुसार टैक्स संबंधित मामलों में छूट की जो व्यवस्थाएं हैं उनका लाभ आमजन को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व भी व्यापक प्रसार प्रचार कर नागरिकों को सूचित किया गया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग आगे आए और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विशेषकर टैक्स पर मिलने वाली छूट से लोगों को राहत मिल रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 150 व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनके प्रकरणों का समाधान सहमति पत्र लेकर किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं आपसी सहमति से निपटारा सुनिश्चित किया गया। यह पहल न केवल लोगों को राहत प्रदान कर रही है, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास भी बढ़ा रही है। शासन नियमानुसार जो छूट के प्रोविजन है अधिभार में, उसकी सबों को लाभ दिया जा रहा है। और हमने सभी को पूर्व में भी सूचित किया है कि आप नेशनल लोक अदालत जो 13 तारीख को लगने वाली है आज, उसका लाभ उठाएं। और काफ़ी लोग जमा करने के लिए आ भी रहे और केसेस हमने बना के पेश किए हैं, तो जमा करने आ रहे हैं। क्या टैक्स नहीं, अधिभार केवल जो पेनल्टी है ना, उसी में शासन के नियम है कि पेनल्टी में छूट मिलती है, तो पेनल्टी में छूट मिले। हमारा 100-150 का टारगेट है, शाम तक कि इतने लोगों का टैक्स जमा हो जाए। टेकचंद बुनकर, राजस्व अधिकारी, नगर पालिका नीमच। लोक अदालत के माध्यम से जो भी लोक अदालत का निर्देश होता है, उसमें जो भी सरकार उसमें छूट देती है ब्याज में, या जिस तरह की माफ़ी की जा सकती है ना, बैंकों को निर्देश है कि उस तरीके की माफ़ी करके उनसे सहमति पत्र लेके और उनका समाधान किया जाए। हम लोगों ने सभी को नोटिस भेजे हैं। कुछ लोग आए हैं है ना, जिन्होंने वादा किया है कि 1-2 दिन में पैसा भर देंगे। कुछ लोग 1-2 दिन पहले भी पैसे भर के गए हैं, है ना, तो इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है। थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित
पीड़ित बच्चों के लिए टाउन हॉल में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। अन्नपूर्णा सेवा न्याय और सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित इस शिविर में 180 बच्चों की जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श की सुविधाएं दी जा रही है। नीमच के टाउन हॉल में अन्नपूर्णा सेवा न्यास थैलेसीमिया जन जागरण समिति और थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय सिकल सेल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 13 और 14 सितंबर को चलने वाले इस विशेष शिविर में नीमच जिले के 180 थैलेसीमिया व सिकल सेल से पीड़ित बच्चों की निःशुल्क जांच की जा रही है। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बच्चों को परामर्श और चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। यदि किसी बच्चे में गंभीर स्थिति पाई जाती है तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास उसकी सर्जरी भी मुफ्त कराएगा। रविवार को कार्यक्रम के दूसरे दिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद से आए विशेष डॉक्टर विशेष ओपीडी लगाएंगे। अन्नपूर्णा सेवा न्यास के राकेश पप्पू जैन ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य गंभीर रोगों से जूझ रहे बच्चों को विशेषज्ञ सेवा देकर उनका जीवन बेहतर बनाना है। यह शिविर न्यास की स्वास्थ्य सेवा योजनाओं का हिस्सा है, जिससे आमजन को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता मिल रही है। थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, थैलेसीमिया जन जागरण समिति मध्य प्रदेश और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के संयुक्त तत्वाधान में यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें थैलेसीमिया से पीड़ित लगभग 180 बच्चों ने पंजीयन कराया है और यहाँ पर बच्चों के आने का दौर जारी है। सुबह 10 बजे शिविर प्रारंभ हुआ है, जिसमें बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद एवं अन्य स्थानों से विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और आज का दिन डॉक्टर यहाँ पर अपना परामर्श देंगे और शाम के समय जितने पेशेंट आएंगे उनका HLA टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, उनके माता पिता का ब्लड टेस्ट होगा, उनके भाई बहन का ब्लड टेस्ट होगा और उनकी जांच होगी। जांच होने के उपरांत जिन भाइयों का बहनों का अपने बच्चों से अगर बोन मैरो मैच करता है तो उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराने का काम भी अन्नपूर्णा सेवा न्यास और थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। और कल का दिन पूरा OPD रहेगी, इन बच्चों को ट्रीटमेंट किया जाएगा, इनको दवाई देने का काम होगा। हमारा ये लक्ष्य है कि थैलेसीमिया के संबंध में जन जागरण करेंगे और थैलेसीमिया मुक्त भारत बनाने की कोशिश करेंगे। ये थैलेसीमिया मुक्त भारत का एक पहला कदम है। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में नीमच में थैलेसीमिया के लिए जो हम कार्य कर सकते हैं उसके लिए हम करेंगे। निःशुल्क ऑपरेशन कराने का काम करेंगे। जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं, हमने उनके रुकने की व्यवस्था करी है। 3 टाइम का उनका भोजन पानी व्यवस्था है, तो सारी समुचित व्यवस्था की गई है। और यह नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे नीमच के लिए और थैलेसीमिया के लिए ऐतिहासिक काम है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि नीमच में नीमच जो है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आप सोचिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जहाँ पे हमारे देश के जो प्रख्यात चिकित्सक हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के, वो आज हमारे बीच हैं। चाहे हम बेंगलोर से बात करें कि बेंगलोर नारायणा हॉस्पिटल से हैं, तो राजीव गांधी रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली से है, सरोदय इंस्टीट्यूट से हैं, अहमदाबाद सिम्स से हैं, कोकिलाबेन से हैं। मतलब ऐसे जगह जगह से जो हमारे देश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्रख्यात चिकित्सक जाने जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे थैलेसीमिया के जितने बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं क्योर हो, क्योंकि थैलेसीमिया में खून नहीं बनता है और खून बनाने की जो प्रक्रिया है बोन मैरो से चालू होती है। और उस बोन मैरो को हम ट्रांसप्लांट करा दें तो हो सकता है कि वो उनको कभी खून ही न चढ़े। ये प्रयास हमारा है। इसके लिए एक बोन मैरो टेस्ट है जो कि उसकी वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है और उसकी टेस्ट की हम यहाँ पर सैंपल कलेक्शन करवा रहे हैं सभी का, सगे भाई बहनों का और उनके माता पिताओं का। और वो सैंपल कलेक्शन होकर के उसकी जो जांच होगी वो जर्मनी जाएगी और वहाँ से जांच होकर के यहाँ पर आएगी। और फिर जो जिनके बोन मैरो मैच होंगे उनका हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी निःशुल्क कराने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। हमारी संस्था का एक अभिनव प्रयास हमने किया है। लगातार थैलेसीमिया मुक्त समाज का सपना लेकर के कार्य कर रहे हैं, तो उसी रूप में हमने प्रयास किया कि हम यहाँ पर सभी थैलेसीमिया पेरेंट्स को हम बुलाएं। जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता उनको वो ज्ञान आवश्यक है जो डॉक्टर के अनुसार होता है। अगर वो ज्ञान डॉक्टर दे दें और ये आत्मसात कर लेंगे तो वो बच्चे भी बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराए भी बहुत लंबी आयु ले सकते हैं। यही उद्देश्य लेकर के हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लान किया है और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आज नीमच की इस धरा पर, नीमच के ही नहीं दूर सुदूर जहाँ से लोग हमारे पास राजस्थान के लोग हैं, हमारे पास यूपी के लोग हैं, सिंगरौली से हैं, आगरा से हैं, जो उस छोर पर सिंगरौली है वहाँ से हमारे पास लोग हैं। मतलब इतने थैलेसीमिया के पेशेंट पीड़ित जो हैं
और उनके माता पिता अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस का लाभ लेने के लिए, क्योंकि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवा रही है और साथ में जिनका नहीं हो सकता है उनको लंबी आयु देने के लिए वो ज्ञान भी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जा रहा है। कौन कौन सी संस्था इसमें शामिल है और क्या शुल्क इनका लिया जा रहा है या सब निःशुल्क कार्यक्रम? ये जो संस्था है थैलेसीमिया जन जागरण समिति मध्य प्रदेश है, उसके माध्यम से थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और नीमच की अन्नपूर्णा सेवा न्यास जो है ये मिलकर के इस कार्यक्रम को कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं और ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें संस्थाओं द्वारा आने वाले जितने भी पेरेंट्स हैं उनको निःशुल्क भोजन, रहने और निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क ओपीडी की व्यवस्थाएं दी जा रही है और पूरी तरह से निःशुल्क है। ये 2 दिवसीय है। 13 और 14 सितंबर को हम ये आयोजित कर रहे हैं। आज इसका सुबह जो है शुभारंभ हुआ और अभी अपनी गति से ये चल रहा है और उसका लाभ यहाँ पे सारे रोगी और उनके परिजन ले रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। श्री सांवलिया मित्र मंडल चल्दू द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। क्षेत्र में सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना के साथ निकाली गई है यात्रा श्रद्धा, परंपरा और एकता का प्रतीक बनी रही। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री सांवलिया मित्र मंडल चल्दू द्वारा भव्य पैदल यात्रा का आयोजन धूमधाम से किया गया। यह यात्रा क्षेत्र में सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना को लेकर आयोजित की जाती है। इस धार्मिक आयोजन की जानकारी ग्राम पंचायत चल्दू के सरपंच महेंद्र सिंह सक्तावत ने दी। सरपंच सक्तावत ने बताया कि यह यात्रा न सिर्फ चल्दू गांव बल्कि आसपास के 10 से 15 गांवों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुकी है। इस बार भी हजारों की संख्या में पदयात्रियों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस यात्रा में भाग लिया। पूरे मार्ग में भजन कीर्तन, डीजे और जयकारों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। यात्रा के समापन पर श्री सांवलिया सेठ के दरबार में महाप्रसादी का भोग अर्पित किया जाएगा। साथ ही ठाकुर जी के चरणों में चांदी का चवर और चांदी की बांसुरी भेंट की जाएगी। यह आयोजन क्षेत्र की धार्मिक एकता, आस्था और लोक परंपराओं का प्रतीक बन चुकी है। श्री सांवलिया मित्र मंडल चल्दू द्वारा आयोजित भव्य पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्ष चतुर्थ वर्ष है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह यात्रा क्षेत्र में सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना को लेकर निकाली जाती है। हम हजारों की संख्या में चल्दू से निकलकर आज नीमच पहुंचे हैं। आज रात्रि विश्राम निम्बाहेड़ा रहेगा और कल हम शाम को 5-6 बजे के आसपास सभी यात्री मंडपिया धाम सांवलिया जी पहुंचेंगे। ये चतुर्थ वर्ष है और क्षेत्र के आसपास 10 से 15 गाँव के पदयात्री इस यात्रा में शामिल है और सांवलिया सेठ को कल महाप्रसादी का भोग लगाया जाएगा एवं ठाकुर जी के चरणों में चांदी का चवर और एक चांदी की बांसुरी भेंट की जाएगी। महेंद्र सिंह सक्तावत, सरपंच, ग्राम पंचायत चल्दू। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज़।